करने की जो साइंस है, ये सोच विचार करने की जो विद्या है, इट इज ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धिमत्ता से संबंध रखती है। और इंटेलिजेंस इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स विच विद विच यू वर बोर्न। ऐसा कहा जाता है कि जन्म से ये चीज आती है। यू कैन नो मोर चांस चेंज योर थिंकिंग देन यू कैन ट्रूली चेंज द कलर ऑफ योर आई। कोई भी विचारक जन्म से पैदा होता है, ये बात कहावत में चली आ रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जन्म से विचारक पैदा नहीं होता है, खुद अपने कर्म से और अपने कौशल से वो विचारक बनता है। तो ये जो हमारी आंखों पे जो पट्टी चढ़ी हुई है, रंगीन पट्टी, इसको हमको उतारना पड़ेगा कि कोई भी विचारक जन्म से पैदा होता है। थिंकिंग इज ए स्किल दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ए ट्रेनिंग। सोच विचार करने की जो साइंस है, इसको हम प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग एंड अगेन, इसको हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस एंड थ्रू लर्निंग हाउ टू डू इट बेटर। ये कैसे अच्छी है, कैसे अच्छी हो सकती है, ये हम प्रैक्टिस से और सीखने से के द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो थिंकिंग इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्किल एंड वी कैन गेट बेटर द स्किल ऑफ थिंकिंग इफ वी हैव द विल टू डू। अगर हम लोग कितनी भी कठिन समस्या से, थिंकिंग इज नो कठिन, मतलब सोच विचार करने की विद्या बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अदर स्किल के तरह ही है ये भी। एंड वी कैन गेट बेटर, हम बढ़िया से बढ़िया स्किल थिंकिंग के द्वारा इसको सोच सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रयास करें तो कोई भी काम सफल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यही थिंकिंग स्किल का मूल सार है। इसको समझने का हम आगे काम करेंगे कि जो आधुनिक गुरु हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन भाई एडवर्ड डी बोनो, वो कहते हैं कि थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन द एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। किसी उद्देश्य के लिए अनुभव के आधार पर बुद्धिमत्ता का प्रयोग ऑपरेशन स्किल के लिए किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए किया जाता है। यह सोच विचार करने की कला है। क्या? किसी उद्देश्य के लिए अनुभव के द्वारा बुद्धिमत्ता के साथ ऑपरेशन स्किल को सोच विचार के साथ किया जाता है, ये ऑपरेसिव स्किल है। ये जो ऑपरेसिव स्किल है, ये किस लिए की जाती है? एनी स्किल नीड टूल्स फॉर ए परफॉर्मेंस, थिंकिंग स्किल, ऑपरेसिव स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और पर्पस। ये 5 चीजें हैं डेफिनेशन में जिस पर हमको विशेष ध्यान देना है। एक तो हमारा उद्देश्य, हमारा अनुभव, हमारी बुद्धिमत्ता और जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो, और किसके द्वारा? इंटेलिजेंस स्किल के साथ। ये 5 चीजें हमारे उस काम को करने में सक्षम बनाने का काम करती हैं। तो थिंकिंग स्किल को एडवर्ड डी बोनो ने जो 7 टूल्स दिए हैं, 3 टूल इसके अलावा और हैं, वो उन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे पीएमआई और सीएफ के साथ जो है रूल्स का है एक, और उसके साथ आगे भी एक है, और फिर डिसीजन है, और उस तरीके से करके 10 टूल हैं टोटल। तो आज हम आपको पीएमआई और सीएफ समझाने का कोशिश करेंगे। थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंट एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। ये जो हम आपको जो बताने की कोशिश करेंगे कि पीएमआई को, तो इससे जाने से पहले लर्निंग एंड प्रैक्टिस सॉफ्ट स्किल टू टूल्स, ये जो इनकी जो टूल्स को जो प्रैक्टिस करने का मामला है, बाय मेकिंग ए डेलिबरेट एफर्ट्स, जानबूझकर एक प्रयास जो करना है, ड्यूरिंग द लेसन ऑफ डायरेक्ट देयर थिंकिंग टुवर्ड्स द एरियाज पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैन डेवलप द हैबिट एंड ब्रॉडिंग देयर थिंकिंग। हम जो है, चाहे हम पार्टिसिपेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे हम ट्रेनर हों, है कि नहीं, हम अपने बड़े दिमाग के साथ, उस आदत के साथ मिला करके ड्यूरिंग द लेसन टू डायरेक्ट देयर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को डेवलप करने का काम करने से है। ये हमको लर्निंग और प्रैक्टिस से ये काम संभव हो सकता है। ठीक है ना सर? रिसर्च हैज शो that the use of these lesson can have a considerable effect in increasing the number of aspects of a situation that are considered. Research has shown, जो खोजने से क्लियर होता है, शो होता है
क्यूज ऑफ द लेसन कैन हैव द कंसिडरेबल इफेक्ट, जो स्वीकार करने लायक प्रभाव होते हैं, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एस्पेक्ट, इसके प्रभाव को जो बढ़ाने के लिए सिचुएशन दैट आर द कंसीडर, जो उस समय की सिचुएशन होती है, जो जो स्थिति होती है वो उस पर निर्भर करती है और उसी से उसका जो है असर और उसका प्रभाव पड़ता है। साथियों, जो थिंकिंग स्किल का जो टूल है पीएमआई, इसको मैं अब बताने का काम कोशिश करूंगा। पीएमआई इज ए टूल ऑफ फर्स्ट टूल है, बेसिक बेसिक टूल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। शुरुआत होती है यहाँ से, डेलिबरेट एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया को जानबूझकर उसका परीक्षण करना। क्या? किसी भी आइडिया का परीक्षण करना, किसी विचार का परीक्षण करना, फॉर गुड बैड और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अच्छे बुरे और रुचिपूर्ण व्यवहार के लिए उसको, इंस्टीड ऑफ इमीडिएट एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजेक्शन, किस लिए? कि उस जो विचार है उसको हमें एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उससे ये चीज निकल करके बाहर आती है। तो ये जो पीएमआई है, पी का मतलब प्लस, एम का माइनस माइनस, और आई का मतलब इंटरेस्टिंग, ये जो पीएमआई है इसका जो शाब्दिक अर्थ है प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग है। ये डेलिबरेट एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया फॉर ए गुड बैड और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ इमीडिएट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। जब हम किसी विचार का, जब किसी समस्या का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम उसका अध्ययन घुसते हैं उस विचार में, जब भी कोई भी मामला निकल के आता है, तो अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की और समझाने की कोशिश भी करेंगे। अभी तो हम सिर्फ बेसिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से आप जब देखेंगे तो प्लस पॉइंट निकल के आए और माइनस पॉइंट निकल के आए। अब तक हम लोग दो ही एस्पेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, जब भी निकल के आते थे दो विषय पर चर्चा करने का काम कर रहे थे, प्लस और माइनस। लेकिन जब से हम थिंकिंग स्किल में घुसे हैं और टूल्स का अध्ययन करने गया, तो एक तीसरा एस्पेक्ट निकल करके आ रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग। हमारे पास एक तीसरा एस्पेक्ट निकल करके आ रहा है, वो है इंटरेस्टिंग। ये पीएमआई का ही के ही कारण ये संभव हो पा रहा है। तो क्या है अटेंशन डायरेक्शन टूल्स? इसका अटेंशन करने के लिए, समझने के लिए, द पीएमआई इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओपन माइंडेड एटीट्यूड इनटू ए टूल दैट कैन बी यूज्ड डेलिबरेटली। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओपन माइंडेड एटीट्यूड मतलब हम जो है खुले दिमाग से एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचने का काम करते हैं जो जानबूझकर के हमारी जो समस्या है या हमारा कोई विचार है उसको क्लियर करने का काम, मतलब बिल्कुल एक ऐसे निर्णय पर पहुंचने का काम करते हैं पीएमआई से, जो हमारे दिमाग में है लेकिन हम उसका समाधान कर नहीं पा रहे। ये एक टूल ऐसा है जिससे हम उसका क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा खुले दिमाग के साथ, खुले दिमाग की रुचि के साथ हम उसको जानबूझकर उस क्लियर क्लियर कंसेप्ट तक पहुंचने का काम करते हैं। दिस इज ए वेरी बेसिक लेसन, this is a very basic lesson which is the introduced right at the beginning so that the PMI process itself can be used as a tool in the course of subsequent lesson। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से एक किसी चीज को समझने के लिए वेरी बेसिक लेसन है ये, जिसको हम अगर जब भी उसमें देखेंगे तो बेसिक प्लस और माइनस और इंटरेस्टिंग एक एक क्रमबद्ध तरीके से निकालते हैं, उसका समाधान निकला चला जाता है। साथियों, पीएमआई टूल्स के बारे में मैं ज्यादा और क्या बताऊं, इंस्टीड ऑफ जस्ट डिसाइडिंग वेदर, इंस्टीड ऑफ जस्ट डिसाइडिंग वेदर, जब हम उसका कोई चीज तय करते हैं, और नॉट यू लाइक एन आइडिया, जब कोई चीज हम पसंद करते हैं और जब पसंद नहीं करते हैं, द थिंकिंग ऑपरेशन मेक्स, तब उसमें से एक चीज निकल करके आती है, हमारे प्रयासों से एक चीज निकल करके आती है। जब भी कोई चीज का हम उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज निकल करके आती है। क्या होती है? एक तो उसमें से कुछ प्लस पॉइंट निकल करके आते हैं, गुड पॉइंट, अच्छे पॉइंट निकल करके आते हैं, एंड द पॉइंट बैड्स, कुछ बुरे पॉइंट निकल करके आते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग अबाउट एन आइडिया, उस विचार में से कुछ ऐसे भी पॉइंट निकल करके आते हैं जो ना अच्छे हैं और ना बुरे हैं, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसा बहुत सारी चीजों में अभी देखने के लिए मिलेगा। द इंटरेस्टिंग पॉइंट आर दोज हु आर द नाइदर गुड और बैड बट आर वर्थ नोटिसिंग। ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं ये ना तो अच्छे हैं और ना ये बुरे हैं, पर ये नोटिसिंग करने लायक हैं, नोटिसिंग करने लायक हैं। पीएमआई इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग आइडियाज,
पीएमआई जो है वो आइडियाज का एक ट्रीटिंग करने का आइडिया है, उनको समझने का मामला है, सजेशंस एंड प्रपोजल्स, उसके संबंधित विचारों को, उसके सुझावों को और उसके प्रस्तावों को जो उससे रिलेटेड हैं, वो सारी चीजों को ट्रीटिंग करने का मामला है। द नेचुरल रिएक्शंस टू एन आइडिया इज टू लाइक और डिसलाइक, इज टू अप्रूवल और डिस अप्रूव। आपने उसको पास करना है या फेल होना है, ये तो बाद की बात है, लेकिन उसके प्लस माइनस पॉइंट से, उसका पूरा लाइक और डिसलाइक से एक चीज क्लियर होती चली जाती है। ये सोच विचार करने से, उसके पीएमआई टूल्स के अपनाने से ये चीज क्लियर हो जाती है। इफ यू लाइक एन आइडिया, आपको अगर कोई विचार पसंद है, हमको सपोज कोई विचार पसंद है, ये बहुत साधारण सी बात है, इट इज वेरी नेचुरल, अननेचुरल, ये कोई प्राकृतिक सी बात है। ये लुक फॉर नेगेटिव, ये हमको नकारात्मक, ये अननेचुरल है तो हमको नकारात्मक सी दिखाई देती है, और माइनस एस्पेक्ट, स्पीच एस्पेक्ट, उसका हमको माइनस प्रभाव भी दिखाई देता है। इफ यू डिसलाइक एन आइडिया, इट इज वेरी अननेचुरल टू लुक फॉर द पॉजिटिव और द प्लस पॉइंट्स। कभी कभी वही चीज हम जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो हमको पसंद भी नहीं आती है, और वो अननेचुरल सी भी लगती है, और उसका पॉइंट जो है बड़ा प्लस होता है। हम अभी उस पर भी अध्ययन करेंगे। इट इज इक्वली अननेचुरल टू पिक आउट द मेरीली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एन आइडिया। इट इज इक्वली अननेचुरल टू पिक आउट, मतलब हम उस जो प्लस और माइनस है उसमें से जब हम काफी अध्ययन करने के, गहराई से जाने का काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत पॉजिटिव सी चीजें, हमारे मतलब की चीजें, ना तो वो नेगेटिव हैं और ना माइनस हैं, वो निकल करके उसमें से आती हैं। पीएमआई को लागू करने से पहले बहुत जरूरी है कि हमारा जो पुराना माइंड चला रहा है, या हम जो एक किंवदंती बना के बैठे हैं, या जो संकीर्ण दिमाग बना के बैठे हैं, या जो चीज हमारे दिमाग में भरी चली आ रही है, उससे हमको कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें बहुत समझना जरूरी है। यू मस्ट सस्पेंड योर जजमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू पीएमआई। जब भी हम पीएमआई टूल्स को अगर कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में जो पहले से एक निर्णय तय है, उसे हमको पहले छोड़ना पड़ेगा। मस्ट सस्पेंड योर जजमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू पीएमआई। पीएमआई में जाने से पहले आपको तत्काल उससे, आपको उसमें से निकल के बाहर आना पड़ेगा। अभी हम डॉक्टर साहब, अभी हम एग्जाम्पल देंगे, तो उन एग्जाम्पलों से इनको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल कर। पहले मैं बेसिक जरा बता दूं। यूजिंग द पीएमआई एज ए डेलिबरेट ऑपरेशंस, using the PMI as a deliberate operation gives participants student a means of bypassing natural emotions reactions। सर, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसके बाद, कि पीएमआई में हम जब एंटर करते हैं तो हमको नेचुरल इमोशनल रिएक्शंस, हमारा किसी से कोई रिश्ता है, हमारा कोई निजी स्वार्थ है, हमारा कोई इमोशनल रिश्ता तो नहीं है किसी प्रकार का, उन चीजों से हमको जो है बाईपास हटना पड़ेगा, मतलब अलग होना पड़ेगा। अगर हमने कोई निर्णय, जैसे हम अब एक एग्जांपल के तौर से बताते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए एडमिशन कराना है इंटर के बाद, तो मैंने तो कहा भाई मेरा बेटा है तो लाओ, आगरा का बहुत बढ़िया कॉलेज है सेंट जॉन्स कॉलेज, उसमें एडमिशन करा देता हूँ। और अगर मुझे अपने भतीजे का एडमिशन कराना है, तो मैं ये सोच करके कि अरे यार ये मेरे भाई का लड़का है, इसको मैं सेंट जॉन्स कॉलेज के बजाय आरबीएस कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ, वो थोड़ा सा कम उसका। तो हमको वहां पर जो है, ये जो इमोशनल है या हमारा जो रिलेशन है, उसको हमें बाईपास करना पड़ेगा अगर हमें ओपन माइंडेडनेस से उसको सही निर्णय पर पहुंचना है। क्योंकि हो सकता है मेरे भतीजे में क्वालिफिकेशन या योग्यता मेरे बेटे से ज्यादा बेटर हो सकती है, तो हमको वहां पीएमआई में ये जो 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 जजमेंट है हमारा पहले का, उससे हमको अलग होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस द पीएमआई हैज बीन प्रैक्टिस्ड एज ए टूल, इट कैन आस्क फॉर ए सब्सिक्वेंट लेसन, डू ए पीएमआई ऑन दैट आइडिया। अगर हमको पीएमआई को प्रैक्टिस के रूप में, एज ए टूल के रूप में लेना है, तो हमको उसको क्रमबद्ध तरीके से लेना पड़ेगा। द पीएमआई इज नेवर इंटेंडेड ए प्रिवेंट डिस्कशन और कमिटमेंट
but to ensure the happens after both side of matter have been considered and not before। ये जो पीएमआई का जो मामला है, नेवर इंटेंडेड प्रिवेंट डिसीजन, मतलब पूर्व से हमारे पास कोई डिसीजन तय है या कमिटमेंट है, बट टू इंश्योर दैट द हैपेंस आफ्टर बोथ साइड, उसके जो दुष्परिणाम हैं या परिणाम हैं वो कैसे हो सकते हैं, ये आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में जो चीज है और उससे प्रभावित होकर के हम कोई निर्णय लेते हैं प्लस माइनस इंटरेस्टिंग वाले में से, तो वो हमारे लिए बिफोर, पहले से हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, नॉट बिफोर। ठीक है ना। इन सिंपल टर्म द पीएमआई ऑपरेशंस इन लार्ज व्यू ऑफ द सिचुएशन, यानी कि पीएमआई में एंटर करने से पहले, ऑपरेशन करते समय हमारा दिमाग, जो वैचारिक दिमाग है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, विदाउट एट इमोशनल रिएक्शन, किसी भावावेश के बिना, है ना। एन आइडिया एन नैरोस द वे वी लुक एट इट, और छोटी और संकीर्णता विचार का भी हमें उसमें से त्याग करना पड़ेगा। मतलब प्लस माइनस इंटरेस्टिंग के उसको यूज करने के लिए, टूल्स को, आइडियाज को एक्सेप्ट और उसमें लागू करने के लिए हमको जो चीज पहले से है, या कोई इमोशनल है, या कोई पहले जजमेंट है, या कोई पहले से डिसीजन है, उस चीज से हमको हटना पड़ेगा, तब हम पीएमआई को सही तरीके से सही निर्णय पर पहुंचा पाएंगे। मैं जो पीएमआई को समझा हूं उसको मैं अब 2 3 4 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, आप भी उसमें हमें समझे थोड़ा सा कि। और एक एग्जाम्पल पहला देना चाहता हूं कि ऑल द सीट्स शुड बी टेकन आउट ऑफ द बस। एक बस है जो सवारियों को यहां से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है, उसमें से हम सारी सीटें निकाल दें। अब हमको पीएमआई करनी है, इसके क्या प्लस होंगे और क्या माइनस होंगे। एक बस की सारी सीटों को निकाल दें तो प्लस और माइनस और इंटरेस्टिंग पॉइंट अब देखिए साहब। प्लस पॉइंट ये कि अगर बस में सीटें हैं तो उसमें 35 लोग बैठेंगे, और सीटें अगर निकाल देंगे तो उसमें 50 या 60 लोग बैठ सकते हैं। एक बात, अगर प्लस पॉइंट उसमें यह है कि जहां 35 लोग जा सकते हैं वहां 50 लोग या 60 लोग यात्रा करेंगे, लेकिन बस में लोड ज्यादा होने की वजह से बस पलट सकती है, ये उसका माइनस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट ये है कि ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं। प्लस प्लस बस में एक चीज ये है कि बस अगर ज्यादा खचाखच भरी हुई होगी तो ड्राइवर को धीमे भी चलानी पड़ेगी, तो जो यात्रा पहले 1 घंटे में होती थी, हो सकता है वो यात्रा 75 मिनट में हो या 80 मिनट में हो। सीट के निकाल देने से सवारियों में एक दूसरे से धक्का भी लगेगा, और अगर ब्रेक लगा दिए तो लोगों के गिरने का डर रहेगा, और अगर सीट पे लोग बैठे रहेंगे तो यात्रा आरामदायक रहेगी। तो अगर हम प्लस माइनस इस पॉइंट से करते हैं तो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें कौन से निकल करके आते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जिन लोगों को ऑफिस समय पे जाना है और बस में ज्यादा सवारी चली जाएंगी तो ज्यादा लोग निकल जाएंगे। तो इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, और कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। और बस में जब चलेगी तो उसमें ब्रेक लगने से खचाखच गिरने का भी डर रहेगा। तो ये जो बिना सीट का, एक सीट में गाड़ी बस की सीट से निकाल देने से उसको अगर पीएमआई करने बैठेंगे तो हम देखेंगे कि 5 6 प्लस पॉइंट हैं, 5 7 माइनस पॉइंट हैं, तो 2 3 4 उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि सरकार का जो कंज्यूमशन है उसका डीजल का, वो कम हो जाएगा, खपत कम होगी, ये एक प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब चीजें जो है हम पीएमआई से इसका हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास उसके पॉइंट निकल करके आते हैं। एक सर एग्जांपल ये है, बाय लॉ ऑल कार शुड बी पेंटेड ब्राइट येलो। सरकार ने एक नियम पास किया। क्या नियम पास किया कि कार को येलो कलर से, ब्राइट येलो से पेंट करवा दिया जाए। अब इसको पीएमआई करिए सर। तो प्लस पॉइंट तो ये है कि सारी कारें एक जैसी दिखाई देंगी और रोड पे सिमिलरिटी दिखाई देगी, और लोगों को जजमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी, दूर से भी आएगी तो येलो कलर जो आराम से चमक जाता है, ये एक उसका प्लस पॉइंट दिखाई देता है। और रात में भी विजुअल रहता है उसका, रात में भी पीला कलर जो है अगर चलेगी गाड़ी
तो विजुअल रहता है, उसमें मतलब शाइनिंग रहती है। अब ये जो कार का जो पेंटेड येलो कलर का जो है, अब इसका अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो माइनस पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है येलो कलर पसंद ना हो, कुछ लोगों को कलर ब्लाइंड की शिकायत हो तो उनके लिए ये हार्मफुल है। येलो कलर हो जाने से हमारे हमारी जैसे आज रोड में हमारी गाड़ी चल रही है तो किसी की वाइट है, किसी की येलो है, किसी की ब्लू है, किसी की वाइट है, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये मेरी गाड़ी आ रही है, फलानी जगह से आ दिखाई दे रही है। येलो कलर में हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ये इसका माइनस पॉइंट है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इसका माइनस पॉइंट है। सरकार को ये जो नियम बना दिया कि ब्राइट कलर की जो ब्राइट येलो कलर की गाड़ियां बन जाएंगी, तो ये जो है सारी गाड़ियां येलो हो जाएंगी। तो ये जो एक समस्या के साथ, और इसमें अब इंटरेस्टिंग पॉइंट एक एक पॉइंट इसमें प्लस ये भी है इसमें कि इसमें ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी। चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबकी गाड़ी एक जैसी हो जाएगी। अभी तो गाड़ी जैसे किसी की कलर अच्छा चमचमाती हुई गाड़ी जा रही है, किसी की वैसी गाड़ी है, वो सब एक जैसी दिखाई देंगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लोगों में ऊंच नीच की भावना खत्म होगी और उनमें एक अच्छापन, अच्छी फीलिंग्स महसूस पैदा होगी उनके अंदर। ये इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका क्या हो सकता है? इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि चूंकि सरकार का नियम है, तो सरकार के नियम को लागू करने के लिए और सरकार के नियम के प्रति सब लोग जब सिमिलर रहेंगे तो सरकार के लॉ के प्रति लोगों की एक जागरूकता पैदा होगी। वो उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है सरकार के लिए। तो ये जो कारों को येलो कलर का करा देना, इसके बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं वो यही है कि हम जो है उसमें से भी अपने को एक अलग तरीके का बना करके और लोगों में सिमिलरिटी दिखाई देगी। ये इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल से पीएमआई करने से एक एक जो पीएमआई अगर हम करते हैं कि एवरी स्टूडेंट शुड बी स्पेंट 2 month एवरी ईयर अर्निंग द मनी। साल में प्रत्येक छात्र को 2 महीने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, कमाना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड बी स्पेंट 2 month एवरी ईयर अर्निंग द मनी। जो स्कूल के बच्चे हैं या पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको साल में 12 महीने में से 2 महीने उनको पैसा कमाने पर खर्च करना है। अब ये 10 महीने उसको पढ़ाई करनी है, तो 2 महीने उसको पैसा कमाना है। अब इसको पीएमआई करना है। पीएमआई में देखिए साहब, एक तो बच्चा जब 2 महीने कमाएगा तो उसमें कमाने की भावना पैदा होगी, और कुछ लोग बच्चे ऐसा करेंगे कि 2 महीने में इतना कमा लेंगे जो कम से कम 1 साल नहीं तो 6 महीने के लिए अपने लिए कमा लेंगे, अपने पढ़ाई के खर्च के लिए कमा लेंगे। और एक प्लस पॉइंट ये है इनका कि पिताजी पर उनका बर्डन जो पढ़ाई लिखाई का है पेरेंट्स पे, वो कम पड़ेगा। दूसरा ये है कि उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की उनके अंदर भावना पैदा हो जाएगी। ये प्लस पॉइंट है इसका। प्लस साथ में एक पॉइंट ये है कि ऐसे बच्चे जब उनके अपने पैरों पर खड़े होने लग जाएंगे तो भविष्य का निर्माण करने में और सोच विचार करने में अपने को मजबूत कर लेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है इसका। अब ये जो 4-5 प्लस पॉइंट हैं, इसके अलावा अगर हम माइनस पॉइंट निकालते हैं इसके, तो माइनस पॉइंट ये है कि बच्चे की पहली बात तो पढ़ाई का नुकसान होगा, पहली बात। दूसरा उसका काम ये होगा कि वो उसका जो है, अगर वो फिजिकली कमजोर है और 2 महीने लेबर करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद अगर वो बीमार पड़ गया तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पे कमाने लग गए तो अपने जब इनकम हो जाएगी तो उनमें बुरी आदतें भी पड़ जाएंगी, वो बुरी आदतें पड़ सकती हैं उनके अंदर। ये उनके साथ एक माइनस पॉइंट है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो इनकम तो करेंगे ज़्यादा और घर में बताएंगे कम, तो वो अपने पास बचत कम करना शुरू कर देंगे, तो मदर फादर को गुमराह करेंगे। जब पैसा कमाने की लालसा पैदा हो जाती है तो आदमी झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये उनके अंदर एक बैड हैबिट्स पैदा हो सकती है। तो ये जो प्लस और माइनस के साथ जो मदर फादर के लिए जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि वो अपने भविष्य का निर्माण करने में खुद सक्षम हो जाएंगे, और पढ़ाई के बाद
उनके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और उसको कैसे खर्च किया जाता है। ये पढ़ाई के बाद उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीखे हुए होंगे। ये उनका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्लस ये भी एक है कि वो अपने भविष्य का निर्माण करने में और पैसा कमाने के अनुभव के साथ अपने स्किल्ड भी हो जाती है। उनके पास एक योग्यता हो जाती है, एक एक्सपीरियंस की योग्यता हो जाती है, एक अनुभव की योग्यता हो जाती है। ये योग्यता उनके जीवन भर काम आएगी। ये उनका इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से इसको जो बच्चों के 2 महीने कमाने की जो एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट प्लस और माइनस के साथ शुरू होता है और इंटरेस्टिंग के साथ। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा कि इसमें है एवरी यंग पर्सन शुड अडॉप्ट एन ओल्ड पर्सन टू केयर फॉर। एवरी यंग पर्सन, प्रत्येक नौजवान साथी, नौजवान शुड बी अडॉप्ट ए ओल्ड पर्सन टू केयर फॉर इट। समाज में ये तय है, एक नियम बन गया कि एक युवा साथी को एक वृद्ध को लेना है, अडॉप्ट करना, उसकी देखभाल करने के लिए। इस पर हमको पीएमआई करनी है। इस पर हमको पीएमआई करनी है कि एक नौजवान साथी को एक बुजुर्ग को लेना है उसकी देखभाल करने के लिए। करनी है तो प्लस पॉइंट इसमें ये आज एक समस्या बनी हुई है। जब एक नौजवान साथी को, जब एक बुजुर्ग को लेना है तो उसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि वो, उसके अंदर बड़ों के प्रति मान सम्मान की भावना पैदा होगी और बड़ों के प्रति मान सम्मान की भावना पैदा होगी। और समाज में असमानता जो फैली हुई है, जो इसके प्रति समाज में एक बुराई फैली हुई है कि बुजुर्गों की देखभाल नहीं की जाती है, वो एक प्लस पॉइंट खड़ा हो जाएगा। साथ में उस बुजुर्ग के लिए जो है उसका जो बुढ़ापा खराब हो रहा है तो उसको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। और बुजुर्ग की देखभाल के लिए उसको बहुत ज्यादा जो है वो करना पड़ेगा, उसको सुविधा हो जाएगी। ये इसके प्लस पॉइंट होंगे। अब माइनस पॉइंट देखे जाएं तो वो एक युवा है, आज स्टूडेंट भी हो सकता है, कमाने वाला हो सकता है, उसको अपने बच्चों का, अपने बीवी का देखभाल करनी है, उस समय एक बुढ़े को संभालना पड़ रहा है। उसके लिए एक दिक्कत का विषय है। फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कमजोर हो सकती है, वो कैसे मैनेज कर पाएगा। और उसके साथ साथ कि एक वैचारिक रूप से बुजुर्ग आदमी का घर में होना और बच्चों के साथ एडजस्ट करना, ये उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है कि इस बुड्ढे को घर में कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, ये एक समस्या है। तो ये जो चीजें प्लस और माइनस की हैं कि एक बुड्ढे के साथ एडजस्टमेंट करना और उसकी देखभाली करना बड़ी भारी समस्या। तो ये जो, और उसकी दवाइयाँ अवाइयों का सबका सारा इंतजाम करना, ये उसके लिए बड़ी एक समस्या। वो अपनी नौकरी करे कि उस बाबा को संभाले। तो ये जो बीच की प्रॉब्लम है, इसके साथ आपस में इंटरेस्टिंग बात देखी जाए तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस बुजुर्ग आदमी की देखभाल करने से जो उस व्यक्ति के, नौजवान के जो बच्चों में संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य जो है कि संस्कारों से उसका आगे उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। प्लस बात ये एक इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुजुर्गों के होने से परिवार में उस युवा को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और उसमें संस्कारों के साथ उसमें उसको लाभ मिल सकता है। ये एक उसका प्लस पॉइंट है। ये जो ये जो एवरी यंग पर्सन शुड अडॉप्ट ए ओल्ड पर्सन टू केयर फॉर दैट, और उसकी देखभाली करने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। इस तरीके से ये जो पीएमआई करने से हमें पूरी बात निकल करके आती है। अगर हम एक एग्जाम्पल को और पीएमआई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एवरी एडल्ट शुड स्पेंड 1 वीक ए ईयर इन द पुलिस फोर्स। एवरी एडल्ट, प्रत्येक नौजवान व्यक्ति स्पेंड 1 वीक,
एक व्यक्ति जो नौजवान भाई है, वो अपना एक हफ्ता जो है साल में खर्च करेगा, वो मिलिट्री की पुलिस फोर्स की ड्यूटी करेगा। मतलब एक नौजवान साथी को, जो स्टूडेंट है, एडल्ट है, नौजवान है परिवार में, वो 1 महीने 1 हफ्ते के लिए साल में पुलिस की ड्यूटी करेगा। अब इसको पीएमआई करना है आपको। पीएमआई में अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो नौजवान साथी है उसको पुलिस की ड्यूटी का कोई अनुभव तो है नहीं, और 1 हफ्ते उसको ड्यूटी करनी है हर हालत में। तो वो अब उसको करनी है, तो वो उसको उसके लिए बड़ा अजीब सा एडजस्टमेंट है। वो अपने ऑफिस से छुट्टी ले, या अपनी दुकान बंद करे, या फर्म से छुट्टी ले, कहाँ से ले, उसके लिए 1 हफ्ते की समस्या खड़ी हो गई। दूसरी बात यह है, उसको पुलिस का अनुभव नहीं है कतई करके, उसको वो ड्यूटी करनी पड़ रही है। तीसरी बात उसके अलावा माइनस पॉइंट ये है कि वो जो है पुलिस के लिए रात बेरात में भी उसको काम करना पड़ रहा है, तो वो परेशान हो रहा है उसके लिए। तो ये पीएमआई करने से उसका प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी हो रही है। साथ ही साथ जो है, अगर इसके माइनस पॉइंट देखे जाए, प्लस पॉइंट देखे जाए, तो प्लस पॉइंट में ये है कि उस नौजवान साथी को, अगर वो पुलिस में ड्यूटी करेगा, डंडा लेके चौराहे पे खड़ा होगा या कहीं खड़ा होगा, तो वो कम से कम उस चीज का उसको 1 हफ्ते का अनुभव मिल जाएगा। प्लस वो जो है अपनी स्टेमिना पावर को भी बढ़ाने का काम करेगा, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का काम करेगा। ये उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट, उसका प्लस पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसको जो है कम से कम इन चीजों से एक अनुभव मिल रहा है, और काम करने की उसको जो है उसका भविष्य का निर्माण कर सकता है। उस चीज का जो अनुभव मिलेगा वो आगे लोगों को शेयर करने का काम कर पाएगा। तो ये उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया। तो प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग, ये जो चीजें हैं, ये एक्सपीरियंस से जो हम आपको बताने का कर पा रहे हैं, ये समझने की और समझाने की, ये पीएमआई से ही इसका क्लियर हो सकता है। ये डू पीएमआई इन आइडिया, एक विचार को हम जो है उसका पीएमआई करने से उस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हैं साथियों। तो मैं पीएमआई का जो एग्जाम्पल देने का काम और जो उससे समझाने का काम जो था, वो मैंने करने की कोशिश की है। पीएमआई का एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, 2-3 लाइनें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। The PMI is an important because without it may reject an valuable idea that seems very first sight. The PMI is important. PMI is important because without it you may reject valuable idea that seems very first sight. पहली प्राथमिकता में अगर देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना किसी वैल्यूएबल आइडिया को रिजेक्ट, पहले ही बार में उसको बुरे प्रभाव से देख करके और रिजेक्ट करने से। ये जो है पीएमआई का पहला प्रिंसिपल है। विदाउट ए पीएमआई, बिना पीएमआई करे, यू आर वेरी अनलकीली, आप बहुत जो है अनलकी माने जाएंगे, टू डिसएडवांटेज फॉर एन आइडिया दैट यू लाइक वेरी मच, जिसको आप बहुत लाइक करते हैं और आप पीएमआई करने में उसको डिसलाइक कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। द पीएमआई कैन शो the idea are not just good or bad but can also be interesting if they lead to other ideas। अगर कोई विचार दूसरे विचार को लीड करता है, अगर उससे आगे बढ़ता है, जस्ट गुड और बैड बट कैन आल्सो द इंटरेस्टिंग द लीड टू अदर आइडिया, अन्य विचार से वो अच्छा है। Without APMI, most judgment are based without APMI, most judgment are based not on the value of idea itself। वैल्यू के उसकी वैल्यू को जाने बिना, हम जो है उसको वैल्यू के आइडिया को जाने बिना, उसके इमोशंस को जाने बिना, ठीक है ना, उसका जजमेंट करना मुश्किल है। विद ए पीएमआई यू डिसाइड वेदर और नॉट यू लाइक टू आइडिया आफ्टर यू ऑल एक्सप्लोर्ड इट इंस्टीड ऑफ बिफोर। उससे पहले और उसके बाद में आप कोई नया अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जो आपको हमने पीएमआई के प्रिंसिपल्स को, उसके एग्जाम्पल्स को, और जो समझाने का मैंने जो काम किया है, जितना मैं समझ सकता था, इसको मैंने बताने का आपको काम किया साथी। ठीक है ना। अब जो दूसरा टूल है वो है थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी आइडिया को, किसी भी संभावना को
किसी भी चीज को जब हम उसको अध्ययन करने लगेंगे तो बड़े दिमाग से और संभावना के साथ और सिचुएशन में को हम उसका जो है ऑपरेशन करना पसंद करेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि कंसीडर ऑल फैक्टर्स CAF क्या टूल है। जैसे इसका जो कंसेप्ट है, लुकिंग एज वाइडली एज पॉसिबल, हम बड़े दिमाग से उसकी संभावनाओं को सोचते हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन, एक विषम परिस्थितियों में वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इंस्टीड ऑफ ओनली द इमीडिएट वंस, उसी समय उसके वजह। सी एफ CAF इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, एक प्रक्रिया का क्रिस्टलाइजेशन से मामला है। टू क्रैक द कंसीडर ऑल फैक्टर्स इन ए सिचुएशन, किसी परिस्थिति में उसके जो फैक्टर्स हैं उनको स्वीकार किया जाता है। अभी बात करते हैं उस पर। द थिंकिंग इज एसेंशियल रिलेटेड टू एक्शंस, डिसीजंस, जजमेंट एंड कमिंग टू ए कंक्लूजन्स। हम जब भी कोई एक क्रिस्टलाइजेशन का जो अभी आया है कि उसमें हम जब भी अपना काम करेंगे तो पहले नंबर पर उसके फैक्टर्स को पहले नंबर पर ही हम उसको इफेक्टिव को उसको वन साइड उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्शंस को देखेंगे, उसको डिसीजंस को देखेंगे, जजमेंट को, और कमिंग यानी कि उससे संबंधित जो भी चीजें आपके पास हैं। सपोज मेरे को कोई चीज परचेज करनी है, हमें परचेज करना है, एक मोबाइल परचेज करना है और मोबाइल की दुकान पर हमको कई दुकानों से लेना है। तो मोबाइल कौन सी कंपनी का है, वो कितने GB का है, उसकी डाटा पकड़ने का क्या पोजीशन है, चलाने में हैंडलिंग करने में कैसा है, उसके कैसी आउटपुट कैसी है, उसका पहले का मामला कैसा, बहुत सारी चीज़ों को हमें नोटिंग करना पड़ेगा। तब जाकर के जब सारी चीज़ों को हम कंसीडर कर लेंगे तब हम तय कर पाएंगे और 2-3 कंपनियों का हम उसको एक्सेप्टेंस कर लेंगे, तब हम तय कर पाएंगे कि मुझको इसमें कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना है, कौन सी कंपनी का मोबाइल कंसीडर चलाने में बढ़िया है, कौन सी की परफॉर्मेंस अच्छी है और प्राइस के हिसाब से कौन सा बढ़िया है। ये चीजें हम तब कर पाएंगे जब हम उससे परचेजिंग से पहले वो सारी कंसेप्ट की उसकी बातों को हम जब एक्सेप्टेंस कर लेंगे तब हम समझ पाएंगे, उससे पहले हम समझ पा नहीं ना। क्लियरली इट इज ए डिफिकल्ट टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, बिल्कुल क्लियर है कि उससे रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट कंसीडर जितनी भी बातें होती है उस प्रोजेक्ट से या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इन द टीचिंग सिचुएशन, उसको समझने के लिए कंसीडर्ड कैन बी लिमिटेड टू द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उस प्रॉब्लम से संबंधित उस विचार को स्थापित करने के लिए हमको उससे कम से कम 10 चीज़ों को, 10 या 12 मामलों को उसको नोट करना पड़ेगा। उसको जब हम नोट कर लेंगे तब हम उसमें चीज चूज कर पाएंगे कि हमारे लिए उसमें से कौन सी चीज ज्यादा लाभदायक है। और जब हम, क्योंकि CAF में बी अप्लाइड टू वंस ओन थिंकिंग, जो हमें अपनी ही सोच पर एज वेल एज द थिंकिंग ऑफ द अदर्स, जब हमको अपने अपने आइडिया से हमें अगर वो चीजें नोट करनी है जितनी समझ सकते हैं, हम इसमें यही चीज मान के चले अगर दूसरे से कोई भी ये काम करना पड़े तो वो कैसे करेगा, उस विचार से हमको वो सारी चीजें नोट करनी है। व्हाट फैक्टर्स हैव आई लेफ्ट आउट हियर, और हमने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी है, जो जानबूझ करके इग्नोर तो नहीं कर दी है, जो चीजें अगर हमने इग्नोर कर दी हैं तो वो हमको नोट करनी पड़ेगी। कंसीडर और फैक्टर्स अबाउट द आइडिया और द प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, टू नीड टू ऑल कंसीडर ऑल द फैक्टर्स इन आवर सिचुएशन। इससे CAF को समझने के लिए इसके जरूरी है कि 2-3 चीजें हैं जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी हम CAF करने के लिए बैठेंगे, बिफोर चूजिंग, डिसाइडिंग और प्लानिंग, हम बिना कोई चीज चयन किए हुए, बिना कोई चीज डिसाइडिंग किए हुए और बिना प्लानिंग के, मान लीजिए हमने मोबाइल लेना था और हमने पहले ही तय कर लिया कि मुझे ये लेना है, या हमने चुन लिया कि हमको यही वाली कंपनी का मोबाइल लेना है और हमने प्लान भी कर लिया, तो बेकार है हमारा CAF करने से, कोई फायदा नहीं। ये हमको बिफोर द प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन से पहले, उसके चुनने से पहले और उसको प्लान करने से पहले हमको उसको CAF करना पड़ेगा।
और वो जो CAF होगा वो आपका ओपन माइंडेडनेस होगा और बिल्कुल क्लियर कट हुआ है। इट इज ए बेटर टू कंसीडर ऑल फैक्टर्स फर्स्ट, सारे फैक्टर्स उसको हमको नोटिंग करने हैं, देन पिक आउट द वंस द मैटर मोस्ट, उसमें से फिर जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है उनको हमें निकाल लेना है, एक महत्वपूर्ण उसमें से निकाल लेना, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाने। तो ये जो कंसीडर जब तक हम नहीं करेंगे सारे तथ्यों को, तब तक वो एक अच्छी चीज का चुनाव नहीं हो पाएगा। अगर हमने ओपन माइंडनेस से बिना चूजिंग, बिना उसको डिसाइडिंग किए, बिना प्लानिंग किए, तब ये संभव हो पाएगा। अगर हमने कोई प्लानिंग पहले से ही कर ली और पहले ही चुन लिया, तो हम वो उस अच्छी चीज का चयन नहीं कर पाएंगे, ये उसमें निश्चित है। यू मे हैव टू आस्क समवन एल्स टू टेक यू वेदर यू लेफ्ट आउट सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इस मामले में आप जानकार व्यक्ति से भी, इस मामले में आप जानकार व्यक्ति से भी ये पूछ सकते हैं कि जो मैंने एक चुना है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वो कैसा है, किसी भी अन्य व्यक्ति से भी, क्योंकि हो सकता है वो एक्सपीरियंस होल्डर हो और उसको उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी है। इफ यू हैव लेफ्ट आउट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स योर आंसर मे सीम राइट बट यू विल लेटर टर्न आउट टू रॉन्ग। अगर आपने वो ले लिया है और बाद में आपने बिना उसके किया, तो उसमें गलती भी हो सकती है, उसमें हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, गलत निर्णय भी हमारा हो सकता है। इफ यू डू ए CAF, अगर आपने कंसीडर और फैक्टर का फार्मूला अपनाया है, समवन एल्स इज थिंकिंग, you may be able to tell the person has what has been left out। आप अगर आपने किसी अच्छे निर्णय को लेने से आपसे गलती हुई है, तो इस पर आप विचार लेकर के उसे पूछ सकते हैं, क्या मैंने कोई सही चीज को छोड़ तो नहीं दिया है। तो 1 मिनट में एक्सपीरियंस होल्डर आदमी आपको बताने का काम कर सकता है। तो इसके लिए मैं इसको एग्जाम्पल देने के लिए मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें हैं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है इसमें। ए हस्बैंड एंड वाइफ गो टू बाई ए यूज्ड कार फॉर देयर फैमिली। एक हस्बैंड और पत्नी एक एक कार का प्रयोग कर रहे हैं, से उनको जाना है, फॉर देयर कार फॉर देयर फैमिली, बाई अपने कार, अपने पत्नी के लिए कार खरीदने, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक कार खरीदना चाहते हैं, वो उनको कार परचेज करनी है। हमको अब इसकी हमें CAF करनी है इस विचार की। तो इसमें अगर CAF करने का मामला है, तो अब इसमें हमको बहुत सारी चीजें हैं। आज हमको कार लेनी है, 100 cc की लेनी है, 1200 cc की लेनी है, 1800 cc की लेनी है, 2700 cc की लेनी है, एक बात। दूसरी बात ये, हमको डीजल में लेनी है, पेट्रोल में लेनी है, और हमको LPG में लेनी है कि हमें CNG में लेनी है, ये तय करना है। हमारा बजट 5 लाख का है, 8 लाख का है, 15 लाख का है, ये हमको ये करनी है। और इसके साथ साथ हमको वो फाइनेंस करानी है कि नगद पैसे से उठानी है। उसके साथ इसका एवरेज किस गाड़ी का ज़्यादा आ रहा है, किसका एवरेज कम आ रहा है, कौन सी गाड़ी की बॉडी मजबूत है, कौन सी गाड़ी की बॉडी कमज़ोर है, ये सारी जो CAF करने के लिए जब हम इस पर पॉइंट कर लिखना शुरू करेंगे, तो हमको कम से कम 10 पॉइंट लिखने हैं। जब हम तय कर लेंगे कि मुझको LPG की गाड़ी लेनी है और हमारा बजट 8 लाख रुपए का है, तो हमको लगेगा कि हम टोयोटा की फलानी गाड़ी पसंद कर रहे हैं, वो हमारे इस बजट में है और उसका एवरेज भाई जी ये चीज है। तो CAF करने से 1 मिनट में हमारा क्लियर हो जाएगा कि फलानी कंपनी का फलाना ब्रांड लेने में हमारे लिए सुविधाजनक है। और हम CAF करे बगैर हम यही भ्रमित बने रहेंगे कि डीजल की गाड़ी लूं, पेट्रोल, कुछ लोग कहेंगे पेट्रोल का पिकअप बहुत अच्छा होता है, डीजल गाड़ी की सर्विसिंग में पैसा ज्यादा लगता है, उसमें ये ऐसे लगता है। तो ये जो CAF करने के लिए हमको कम से कम 10, 12, 14 ऑप्शन से जब नोट कर लेंगे, तो एक ऑप्शन को तय करने में कहीं भी जरा भी देर नहीं लगेगी। हम बिल्कुल सही, अगर हमने गलती कर दी क्या, कि अगर हमने पहले ही चूज कर लिया, पहले ही प्लानिंग कर लिया, या पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि मुझको फलानी गाड़ी लेनी है, तो आपका CAF करना बेकार, हमारा CAF करना बिल्कुल बेकार। फिर हम दिमाग में भ्रमित रहेंगे, हम कोई भी कितना भी बढ़िया CAF करें, CAF हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि हमारे दिमाग में एक तरफ बल्ब जलता रहेगा कि मारुति की हमको फलानी गाड़ी लेनी है, तो वो CAF नहीं हो सकता उस स्थिति में।
हमको बिना उसके जब तक हमें लेना है तो ये चीजें हमको बहुत सोच विचार करके खुले दिमाग से उसको सीएफ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो संभव हो पाएगा। एक दूसरा है, डू ए फुल सीएफ ऑन द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चूजिंग ए कैरियर। उस दिन भी एक साथी भी इसको बता रहे थे कि एक कैरियर को चुनने के लिए हमको सीएफ करना पड़ा। तो अब कैरियर चुनने के लिए तो बहुत टिपिकल समय हो गया, बात हो गई भाई एक बच्चे ने इंटर पास किया है, उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है कि डॉक्टर लाइन में जाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है, किस लाइन में जाना है, एक तो उसको ही चुनना पड़ेगा। दूसरा उसको ये लेना उसका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसका इंटरेस्ट मान लो इंजीनियरिंग में है और मदर फादर ने कह दिया नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा अगर उसका इंटरेस्ट एमबीए करने का है, बीटेक करके एमबीए करने का है, तो उसको अलग टाइप से जाना पड़ेगा। अब उसका इंटरेस्ट मान लीजिए दूसरी तरफ है, तो वो उसके अपने अपने नॉन डिसाइडिंग बिना कोई सोचे समझे इंटर के बाद उसको सारी चीजें कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है और मेरा बजट ये है। बजट भी आजकल बहुत इन्वॉल्व हो गया है, और इंस्टीट्यूट कौन सा हमको किस किस लेवल का अटेंड करना है, लोअर लेवल का, मिडिल लेवल का या हायर लेवल का, और उस यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन कैसी है। तो बहुत सारी चीजों को जब हम सोचेंगे कैरियर बनाने से पहले हमको उसके सारे फैक्टर्स नोट करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग आवर हैबिट, अकॉर्डिंग आवर नॉलेज। हम उसको सीएफ करने में सक्षम हो जाएंगे और सीएफ करने में जरा भी हमको देर नहीं लगेगी। ये जो कंसीडर ऑल फैक्टर्स का मामला है, ये बिना कोई दिमाग में सोच करे आपको पूर्व तरीके से उसका निर्णय लेना पड़ेगा, तब सीएएफ हो सकता है। सीएएफ में हमें कोई चीज अपने में दिमाग में पहले से निर्धारित नहीं करनी पड़ेगी। ये जो कैरियर का वाला है, इसमें आप 10, 12, 15 चॉइस, इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे आप किसी चीज से जानकार कम है तो आप अपने किसी मित्र से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से भी उसमें विचार आप ले सकते हैं। तब जब सारे कंसीडर कर लेंगे तो आपका निर्णय होने में देर नहीं लगेगी, और वो निर्णय जो होगा वो एज ए प्रिंसिपल टूल के रूप में सीएफ को यूज करेंगे तो बढ़िया निर्णय पर आप पहुंच जाएंगे। तीसरा एक और है इसमें, इफ यू वर interviewing someone to be a teacher, what factors would you consider? If you were interviewing someone to be a teacher, आप किसी अध्यापक को हस्तक्षेप, इंटरव्यूइंग समवन किसी के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर? उस स्थिति में कि मान लीजिए आपको किसी मास्टर से बात करने के लिए का साक्षात्कार लेना है, पढ़ाने के लिए या काम करना कराने के, अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाना है और किसी मास्टर को आपने उसके लिए लगाना है, तो मास्टर से किन किन चीज़ों की आप उम्मीद करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, किस लेवल का वो मास्टर है, क्या उसका प्राइस, क्या उसकी ट्यूशन फीस है, आपके बच्चे की योग्यता के लिए सही है, वो मास्टर जो है बच्चों को पढ़ाने का उसके पास कितना अनुभव है, बच्चों की हैंडलिंग कैसी करता है, बच्चों को समझाने में कितना सक्षम है, उसके बारे में पता करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन का पता करेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पता करेंगे, उसके आचरण के बारे में पता करेंगे। अगर उसको घर में बुला रहे हैं तो आप उसका आचरण का ही पता करेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जब आप उसमें सीएएफ करेंगे तो आपको निर्णय लेने में, बिल्कुल सही जगह पर निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे कि आप कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए किस तरीके के टीचर का आपको चयन करना है। ये जो कंसीडर ऑल फैक्टर्स और सीएएफ का जो ये पीएमआई और सीएएफ का है, ये दोनों चीज को बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण टूल है, और जो समझने का और समझाने का जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने बताने का काम किया। और आगे इनके आगे एक जो रूल्स है मैं बता दूं आपको, इन इन दोनों टूल्स को, पीएमआई और सीएएफ, पीएमआई और सीएएफ का जो रूल्स है, ये तीसरा जो हमारा एक टूल है रूल्स के नाम से, इनके बाद आता है एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए प्रैक्टिसिंग पीएमआई और सीएएफ। जब हम पीएमआई करेंगे और सीएएफ करेंगे, द मेन पर्पस ऑफ दिस लेसन इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर practicing the to provide lesson PMI and CF
रूल्स प्रोवाइड ए नीट एंड वेल डिफाइंड थिंकिंग सिचुएशन। जो रूल्स है, जो तीसरा टूल है, ये इन दोनों से रिलेटेड है। जब हम पीएमआई कर लेंगे और सीएफ द्वारा कर लेंगे, तो हमको एक बहुत अच्छे सोच विचार के बाद एक अच्छी पोजीशन में पहुंचने का काम हो जाता है। चाहे वो प्रॉब्लम को लेकर के हो, चाहे सिचुएशन को लेकर के हो, चाहे आइडिया को लेकर के हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट को लेकर के हो, वो हमको एक अच्छी पोजीशन में ले जा करके खड़ा कर देना। एन एग्जिस्टिंग और ए प्रपोजल रूल is an opportunity for the practicing PMI. The factors involved in making a rule provide an opportunity for practicing of CAF. The intention is not to have a philosophical discussion about rule, but to rules as something to think about. तो सर, ये रूल्स का जो तीसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रिंसिपल, इसका भी इसी से ही रिलेटेड है। और ए रूल शुड बी वाइडली नो एज अंडरस्टैंड इट आल्सो ए पॉसिबल टू ओबे। रूल शुड बी वाइडली नोन एंड अंडरस्टैंड एंड आल्सो पॉसिबल टू ओबे। ये इसके प्रिंसिपल्स है। रूल इज नॉट ए वेट rule just because some people do not like it, and rule should work for benefit of most of those who have to obey it, or those who have to obey the rule should be able to see in purpose, and from time to time rules should be examined to see if still make sense। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं मेन, जो हमारे वो जो दो थे, उनके बाद उनके सीक्वेंस को, उनकी नीड को, कंसीडरेशन को और उसके विचारों को स्थापित करने के लिए ये रूल्स का जो है बहुत उसका साथ भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, धन्यवाद। मैंने आपको यहाँ पर मुझे समय नहीं पता कितना लगा है, पर मैंने पीएमआई को